किसान पिता अपने 4 साल के बेटे को खेतों पर ले जाता है। खेतों पर कुछ काम होता है। ये व्यक्ति अपने काम में लग पड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर इस व्यक्ति को एक सांप दिखाई देता है और जहां पर इसने अपने बेटे को खड़ा कर रखा था, वहां की तरफ वो सांप बढ़ने लगता है। पिता को घबराहट होने लगती है कि मेरा 4 साल का बेटा है और इसे ये सांप डस लेगा। पिता जैसे ही भागकर बेटे की तरफ भागता है तो पिता वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वो सांप बेटे को लिपट चुका था और सांप बुरी तरह से लिपट रहा था, लेकिन उस बेटे ने भी सांप के मुंह में उंगली डाल रखी थी। पिता कहता है कि बेटे तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर वो बेटा कहता है, करे मैं तो इस काम को करते करते बुजुर्ग हो गया और तुम्हें इतनी चिंता हो रही है, मैं इस सांप को खुद देख लूंगा। दोस्तों, पिता ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाता है और वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार 4 साल का बच्चा इतना दिल वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि 4 साल के बच्चे आमतौर पर किसी व्यक्ति को भी देखकर डर जाते हैं। ये तो एक सांप था। दोस्तों, क्यों था ये लड़का ऐसा? ये लड़का चलते हुए सांपों को पकड़ लिया करता था। पिता बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। कुछ ऐसे मंत्रों का जाप किया करता था जो पिता की समझ में नहीं आते हैं। ये पूरा किस्सा क्या था, ये कहानी क्या होती है, ये घटना क्या होती है? बड़ी हैरान और परेशान करने वाली घटना है। और दोस्तों, हाल फिलहाल में ये घटना चल रही है और हाल फिलहाल की ये घटना है। क्या सुनना चाहोगे? क्या वो जो सांप होता है लड़के को खा चुका था? क्या वो लड़का बचेगा या नहीं बचेगा? वो उससे लिपट गया था और उस बच्चे ने उसके मुंह में हाथ दे दिया था। भाई, बच्चा था, वो क्या जाने, सांप में जहर भी होता है। लेकिन फिर वो बच्चा ये क्यों कह रहा था कि ये तो मैं करते करते बूढ़ा हो गया, जबकि वो 4 साल का था? बहुत सवाल बनते हैं ना मन में। इन्हीं सवालों के साथ आपको बड़ी दूर लेकर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आज 2 माओ के शहर में जाना चाहती हूँ। मथुरा से मेरी नीता कुंतल बहन है बड़ी, और यहाँ पर मधु उपमन माँ है। उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे कितनी दूरी पर ये गांव है। ये एक सच्ची घटना है और एक आचार्य की ये घटना है। दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ मैं मथुरा जिले में, जहां पर लटाकुरी गांव होता है। यानी ये भरतपुर की साइड होता है और भरतपुर की साइड ये गांव होता है। और इस गांव में एक लड़के का जन्म होता है। व्यक्ति बोल गई मैं। एक लड़के का जन्म होता है और लड़का यानी एक किसान परिवार में पैदा होता है। लड़का पैदा होने के साथ साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आया था। तो मैं नीता कुंतल और यहाँ पर मधु उपमन माँ से पूछना चाहती हूँ कि लटाकुरी गांव कहाँ पर पड़ता है और कैसा गांव है। यहाँ पर 400 आदमी, करीबन 400 वोटे इस गांव में बस हैं। छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर इस गांव में, मतलब जिस घर में इस आचार्य, यानी इन्होंने अपना नाम ही आचार्य रख रखा है, इन्होंने बताया कि मेरे 5 भाई हैं, 5 भाई और 2 बहन हैं, जिस घर में इसका जन्म हुआ है और वहां पर ये पैदा होते हैं। और ये कहते हैं कि पैदा होने के साथ साथ एक बड़े परिवार का पालन पोषण था, लेकिन मैं एक किसान के घर में था। जो किसान पूरे देश के पेट को भरता है, आखिर वो मेरे पेट को क्यों नहीं भर सकता? एक अच्छे खासे परिवार में होता है। धीरे धीरे जब ये लड़का बड़ा होता है तो इस लड़के की बात बहुत अजीब होती है। अजीब क्यों होती है? कि ये लड़का कुछ मंत्रों का जाप करता है, मिट्टी को हाथ से सहराता है, हाथ में ऐसे रगड़ता है और कुछ मंत्र बोलता है। छोटे छोटे बच्चों के मंत्र बोलने से कहता है कि तेरा जहर उतर गया है, तू अब नहीं मरेगा। मतलब कुछ इस तरह की बातें करता है। अब देखो भाई, एक बात है, किसान के घर में है और किसान के घर में ऐसी बाबा टाबाओं की चीज नहीं चलती है। किसान वो चीज है जो कहते हैं ना कि प्याज को डुक से फोड़कर रोटी से लगाने वाला किसान होता है। 2 मिर्चियों से वो रोटी खाकर पेट भर सकता है, जो पूरे जगत का पेट भरता है। कभी कभी वो खुद भूखा सो जाता है। काम इतना होता है किसानी का। लेकिन उसका बेटा ना मंत्र पढ़ा करता था। उसका बेटा बहुत सारी चीजें किया करता था। 3री साल में ही ये मंत्रों का जाप करता है। यहाँ पर आचार्य जी को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। ये खुद अपने आप को आचार्य बताते हैं और खुद बहुत तरीके की चीज करते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि अपने पिता के साथ बाहर गए हुए थे, तभी यहाँ पर 3 साल की उम्र में इसको एक पुलिस वाला दिख जाता है। जब इसको पुलिस वाला दिखता है तो उस पुलिस वाले को देखकर ये बहुत गुस्सा और क्रोधित होता है
अपने पिता से कहता है कि पिताजी ये पुलिस वाले बहुत गंदे हैं, इनको तमीज नहीं है, इनको नहीं पता कि जो गुनाह करते हैं उन्हीं को पकड़ा जाता है। अब एक बाप अपने बेटे के मुंह को बंद करना चाहता है। क्यों बंद करना चाहता है? अब भाई पुलिस वाले के वाले में ऐसा बोल रहा है तो अच्छा थोड़ी ही है। पुलिस वाला इस बात पर गौर करता है, कहता है कि आपका बच्चा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर इस जो आचार्य है इसके पिता यानी इसके पिता कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये तो बच्चा है, अभी इसको ज्ञान नहीं है साहब जी, या कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि नहीं नहीं मुझे सुननी है। अब 3 साल का बालक एकदम से उजक कर कहता है, आचार्य तुम वही हो ना जिसने झूठे केस में मुझे पकड़ा था, सुबह छोड़ा था, तुमने गलती की थी ना, तुम्हें याद है ना? पुलिस वाला कहता है किसकी बात कर रहा है, मैंने तो किसी को नहीं पकड़ा अपने जीवन में। अच्छा झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं पकड़ा, तुमने नहीं पकड़ा मुझे मधोरा गांव से, मधोरा गांव में तुमने मुझे आरोपी समझा था, मैं बग्गा भगत हूं, और तुमने मुझे क्यों पकड़ा? और तुमने पकड़कर पूरी रात मुझे पीटा, तुम्हें याद है? पुलिस वाला सेमदम खड़ा हो जाता है, इस लड़के के हाथ जोड़कर कहता है कि बग्गा भगत मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पुलिस वाला माफी मांगता है। पिता हैरान और परेशान। पिता कहता है कि साहब आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं, ये तो बच्चा है। यहाँ पर ये पुलिस वाला कहता है कि आपको नहीं पता ये कैसा बच्चा है, इसकी बातों से मुझे एक इंसान की बहुत याद आ रही है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है। अच्छा कौन है वो इंसान? दोस्तों यहाँ पर जो बग्गा भगत था उसकी काफी उम्र होती है, लेकिन पुलिस वाले ने दूसरा आरोपी समझकर रात के वक्त इस बग्गा भगत को उठा लिया था। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ और किसी दिन विस्तार से मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ के रहने वाले हो। तो ये कहता है कि मैं लटाकुरी गांव का रहने वाला हूँ। पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अभी पिता अपने बेटे से पूछता है बेटे क्या किस्सा था? तो यहाँ पर जो आचार्य है वो कहता है कि पिताजी मैं एक जगह रहा करता था और वहां से इसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा था और मेरे साथ अत्याचार किया था। ये उसी वक्त से मुझसे माफी मांगता है। आज मैंने इसको दोबारा से याद दिलवा दिया है क्योंकि मैं मरकर यहाँ पर आ गया हूँ ना। पिता इन बातों को छोड़ता है और छोड़ने के बाद कहता है कि मेरा दिमाग खराब मत कर तू, और इस बच्चे को घर ले जाता है। जो आचार्य होता है 3 से, अब ये 4थी साल में चलता है। 4थी साल में आचार्य जब चलता है तो दोस्तों जिस तरह से अब श्राद्ध चले हुए हैं इसी तरह से श्राद्ध चल रहे थे। तो इसकी माँ जब चंदिया जो होती है ना, भोजन जो निकाला जाता है पितरों के लिए, वो भोजन निकाल रही थी। तभी यहाँ पर ये 4 साल का लड़का अपनी माँ से कहता है कि आप ये भोजन ना गलत निकालती हो, जिनके लिए भी निकाल रही हो उन्होंने तो जन्म ले लिया होगा कहीं ना कहीं पर। माँ कहती है कि अरे वाह तू तो बड़ा समझदार है, अरे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर आचार्य कहता है, आचार्य ही इसका नाम पड़ जाता है, ये कहता है कि हाँ माँ तुम गलत कर रही हो, वो आत्माएं तो जाने कितने कितने जन्म ले चुकी होंगी जिनके आप भोजन निकाल रही हो। जैसे कि देखो मेरा भी कोई भोजन निकाल रहा होगा, मैं बुजुर्ग होकर मेरी मृत्यु हुई है और मैं आपके घर में आ गया। माँ हाथ में करछली थी यानी चिमटा था और बेटे की तरफ अलग ही तरीके से देखने लगे। क्या कहा बेटा, तुम में तो बड़ी समझदारी है। तो यहाँ पर आचार्य कहता है कि हाँ माँ मुझ में समझदारी है, मैं सही कह रहा हूँ। माँ भी हैरान और कहती है कि चल ज्यादा बातें बना रहा है, बाहर खेल ले। और वो अपने बूढ़े बड़ों के यहाँ पर अन्न निकालते हैं। अच्छा दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं रखना चाहती हूँ। ये जो मैंने बात कही कि भाई नहीं निकालनी चाहिए, उस आत्मा ने कहीं पर जन्म ले लिया होगा, आपके हाथों से क्या पुण्य होगा? जो आपके घर की आत्मा है वो कहीं बेशक जन्म ले ले, उसके नाम का जब आप दान करोगे तो वो दान जहां पर उसने जन्म लिया है उसके काम आएगा। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे तुम्हारा कौन सा कर्म आड़े आ गया, आज तो मेरा कोई पुण्य कर्म मेरे काम आ गया जो मेरी जान बच गई। वो शायद आपके हाथों से हुआ हो। अब जैसे मैं कहीं से मरी हूं, मतलब कहीं मेरी मृत्यु हो गई होगी, कहीं मेरे नाम का भी भोजन निकल रहा होगा। इस सृष्टि पर हर किसी के नाम का निकल रहा है, मतलब जो हिंदू हैं, बाकी और धर्मों का मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को सहारा लग रहा है, मतलब उनकी आत्माओं को बल मिल रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सभी को खाना और दान इन चीजों का करना चाहिए अपने पितरों का नाम का, ताकि वो जहां पर भी हैं खुश रहें और उन्हें एक ऊर्जा प्राप्त हो और उनका जीवन सुखमय हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो माँ होती है भाई वो भोजन निकाले बिन मानती नहीं है।
वो भोजन निकाल देती है। भोजन निकालने के बाद अब ये पिता कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, आचार्य को अपने साथ ले जाता हूँ, ये बहुत परेशान करता है, बहुत बोलता है, खेतों पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। दोपहर का टाइम था, इन्हीं दिनों की बात थी जो दिन अब चल रहे हैं। यहाँ पर आचार्य को खेतों पर ले जाया जाता है। दोस्तों आचार्य खेतों पर जाता है और यहाँ मैंने आपको बताया था एक सांप नजर आता है। तभी यहाँ पर आचार्य उस सांप को पकड़ लेता है। पकड़ने के साथ ही आचार्य उसको मुंह की तरफ से पकड़ता है। 4 साल का बच्चा। पिता भागता है, बेटा क्या कर रहा है, ये सांप तुम्हें डस लेगा। अरे बाबा, मैं तो बुढ़ापे तक यही काम किया है, कैसे डस सकता है, मुझे मंत्र आते हैं, मेरे ऊपर इसका जहर काम नहीं करेगा। और इस बच्चे ने, 4 साल के ने, सांप के जो यहाँ पर पोटली होती है ना, विस्की जहर की, जो पूरे दिन में इकट्ठा होता है, पूरे शरीर में जहर नहीं होता सांप के में, सिर्फ दांतों के बीच में जहर होता है, एक पोटली होती है झिल्लीदार। और यहाँ पर इस बच्चे को इतनी जानकारी थी कि सांप के यहाँ पर वो पोटली होती है और इसने झट से उस पोटली को ही निकाल दिया और कहता है कि बाबा, अब ये किसी को डसेगा भी ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, मुझे ये पोटली निकालनी आती थी। बाबा देखकर बेहोश हो जाता है। 4 साल का बेटा सांप को फेंकता है जंगल में और बाबा को होश में करने लगता है आचार्य जी। बाबा हैरान और आंखें खोलकर कहता है कि हे भगवान, तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करूं मैं तेरा, सांप को ही पकड़ लिया, चल घर, तुझे घर बताऊंगा। ये रोता हुआ आचार्य अपने बाबा के साथ आता है और कहता है कि मैं अब आप लोगों के पास नहीं रहूंगा, मुझे अपने माँ बाप से मिलना है। उस पुलिस वाले को पता है मेरे माँ बाप का घर का पता। अब दोस्तों यहाँ पर आचार्य के पिता उस पुलिस वाले को भी नहीं जानते थे। अब यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मुझे तो यहाँ से जो 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर मधुरा गांव है, उस गांव में जाना है और उस गांव में एक कुम्हार के घर जाना है और कुम्हार के घर में बग्गा भगत था और मैं वहां पर सांपों का जहर निकालने का काम किया करता था, बहुत लोगों की मैंने मदद की है, मैं वहीं पर जाऊंगा और मैं अपने बच्चों से मिलकर आऊंगा क्योंकि मैं बुजुर्ग होकर इस दुनिया से गया था। दोस्तों पिता हैरान था, उस सांप का सीन उसके सामने आता है कि भाई 4 साल के बच्चे ने इतना सब कुछ कर दिया, बहुत डर लगता है। हालांकि हम समझते हैं बच्चों को नहीं पता सांप क्या होते हैं, लेकिन इसको तो पूरी जानकारी थी सांप के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पिता ने ठान लिया था कि मैं आचार्य को उस गांव में जरूर लेकर जाऊंगा। 1.5 किलोमीटर दूर गांव था। आचार्य के पिता भलीभूत उस गांव को जानते हैं। दोस्तों आचार्य को जब उस गांव में ले जाया जाता है तो आचार्य के पोती पोते हो रहे थे और आज का जो दिन था, आज आचार्य का पिछले जन्म में जो बग्गा भगत था उसका श्राद्ध चल रहा था। अब जाकर ये डायरेक्ट ही चूल्हे के पास, यानी अग्नि जल रही थी क्योंकि वो तो भाई यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया करते थे, वहां पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो, अपने बेटे की बहू से। वो कहती है कि लाला तुम कौन हो, तो वो हंसने लगता है, हाँ शर्म लाज तो रही नहीं है, मैं तेरा ससुर हूं। और बस लाला कहकर बुला रही है। अरे किसका बच्चा है ये हमारे घर में आकर हमें ही डांट रहा है। वो महिला ऐसे बोलती है और चीख कर कहती है कि अपने ससुर जी की चंदिया निकाल रही हूं, अपने ससुर जी का श्राद्ध कर रही हूं, यहाँ पर उनके लिए भोजन निकाल रही हूं। तो यहाँ पर आचार्य कहता है कि ससुर जी तो यहाँ बैठा है चूल्हे के पास, किसका भोजन निकाल रही हो। अब यहाँ पर पिता भी पीछे पीछे और कई लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये महिला कहती है भाई कौन हो आप, ऐसे घर में कैसे घुसे आ रहे हो, हमारा तो सुबह सुबह वैसे ही काम का टाइम है और आपको यही वक्त मिला था आने के लिए। तो यहाँ पर इस आचार्य के पिता कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये लड़का हमें जीने नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि ये इस घर का बुजुर्ग व्यक्ति बग्गा यानी बग्गा भगत है और ये आप सभी को जानता है, तभी तो आपसे कह रहा है। अब ये सुनते ही ये महिला थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या सच में ही तुम बाबा हो। ये कहता है कि अच्छा अब भी पर्दा नहीं करेगी, मैं तेरा बाबा ही हूं, पर्दा नीचे कर, चेहरा ढक मुझसे। आचार्य की बातें सुनकर पिता हैरान। अब तक तो सांप का ही मामला था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब पूछा जाता है और उस बग्गा भगत की फोटो देखी जाती है तो आचार्य गोरा चिट्टा सुंदर किसान के घर में, और जो फोटो थी वो काला बिल्कुल बहुत बुरा। जब कहता है यहाँ पर जो आचार्य होता है कि एक काम तो बढ़िया हो गया, मेरा जो दूसरा जन्म हुआ है एक अच्छी शरीर में हुआ है, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, ये कितना बुरा था तुम्हारा बाबा है ना। खुद ही कहने लगता है घर वालों से, सब हंसने लगते हैं, सभी बेटों को पहचान लेता है, पोती पोतों को पहचान लेता है।
और कहता है कि अब मत निकालो मेरा श्राद्ध, मैं तो जीवित हो गया, दोबारा मेरा जन्म हो गया है। दोस्तों वहीं पर बंद करा देता है अपने नाम की रोटियों को और वहीं पर अपनी बेटे की बहू से कहता है कि नहीं, अब मेरे लिए खाना मत निकालो। अब बेटे की बहू पांव छुए, सब आदर सम्मान करें, भैया बुढ़ा होके मरा था और फिर भी दोबारा जन्म ले लिया। तो अक्सर मैंने आप लोगों को ऐसी स्टोरियां सुनाई जिनमें लोगों की मृत्यु आमतौर पर किसी दुर्घटना से होती है, वो वापस लौट कर आते हैं। लेकिन ये मेरे चैनल पर पहला ऐसा केस था जिसमें एक व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद मृत्यु होती है और उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है करीबन 1.5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में। इसको सारी बातें याद होती हैं। यहाँ पर जब आचार्य के पिता पूछताछ करते हैं बग्गा भगत के बेटों से, वो कहते हैं कि हाँ, हम 2 जने आज भी अपने बाबा की दी हुई धरोहर यानी सांपों का जहर निकालते हैं और सांपों को कोई डस लेता है, मतलब सांप किसी को डस लेते हैं तो उसके जहर को भी हम दूर करते हैं, इतनी क्षमता हम में है। हमारे बाबा ने हमें कई मंत्रों का उच्चारण सिखाया है। तो 4 साल का आचार्य उन मंत्रों का उच्चारण करने लगता है अपने बेटों के सामने, जिसको यकीन नहीं था वो भी यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। पूरा गांव खड़ा होकर तमाशा देखता है। और आज भी ये जो बग्गा भगत उर्फ आचार्य है, आचार्य कहते हैं कि जिंदगी, आज इसकी उम्र करीबन ऐसी होगी, ब्रह्मचर्य रहते हैं, ये बिल्कुल भक्त की तरह रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं और इंसानियत को सबसे पहले मानते हैं। आज भी ये कहते हैं कि पुनर्जन्म के, सब किसी का पुनर्जन्म होता है लेकिन याद किसी किसी को रहता है, लेकिन बहुत फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जब उनसे पूछा कि फायदे और नुकसान क्यों है तो उन्होंने कहा कि फायदे ये हैं कि आपको 2 परिवारों का बेनिफिट मिलता है और जब आप बीते हुए परिवार में पहुंचते हैं तो आप उसी एज में पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी मृत्यु हुई है। और नुकसान क्या होता है कि अगर उस परिवार को कोई भी मुसीबत या परेशानी आती है तो तकलीफ होती है, अंदर तक कलेजा जलता है। उनके परिवार के साथ कोई घटना होती है तो यहाँ पर बग्गा भगत उर्फ आचार्य कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे पोती पोते मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं, कहते हैं कि दादा आप आ जाओ, मेरे साथ खेलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज जाट के घर में हूं और पिछले जन्म में मैं एक कुम्हार के घर में था। एक और चीज उन्होंने हमें जो महसूस कराई, जो उनकी बातों से हमें एहसास हुआ, और दोस्तों ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारे कर्म तय करते हैं कि हम किस रूप रंग के होंगे। आप सोच कर देखिए, जैसे कुल में जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बग्गा उर्फ आचार्य की स्कल बिल्कुल नहीं मिलती है, अलग अलग होती है। बग्गा गोरा बग्गा काला, बिल्कुल बहुत दुबला पतला सा एक बुजुर्ग, बहुत अजीब लग रहा था फोटो में। और यहाँ पर जो आचार्य होते हैं गोरे चिट्टे गोल मठोल, आज उनकी उम्र है, यौवन अवस्था में है, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत। तो ये चीज भी उन्होंने हमें एहसास कराई कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें गरीबी अमीरी, हमारे कर्मों के हिसाब से। लोग कहते हैं ना कि ये इंसानों की बनाई हुई चीज है, नहीं, अब नहीं मानती इस बात को, इंसानों की बनाई हुई चीज है। वरना मैं बचपन से एक उद्देश्य दिया करती थी। पता है मैं क्या कहा करती थी? मैं कहा करती थी कि अगर मेरे हाथ को काटा जाए तो वही लाल खून मेरे अंदर है और वही दूसरे इंसान के अंदर है, फिर भेदभाव क्यों? फिर मुझे बाद में समझ आया कि भैया ब्लड ग्रुप तो अलग अलग होते हैं। मैंने सोचा ठीक है, ये बात भी सही है। उसके बाद मैंने क्या देखा आपको पता है? मैंने देखा कि एक इंसान बुरा करते हुए भी अच्छा वक्त गुजार रहा है और एक इंसान अच्छा करते हुए भी बुरा वक्त गुजार रहा है। फिर मैंने इस चीज पर शोध और रिसर्च की, बहुत सारी जानकारी जुटाई, अपने बाबा से, अपनी मम्मा से, पूरे परिवार की राय ली। मेरे पापा से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। पापा ने कहा कि बेटा मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए पिताजी। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा अगर हम चाहते, हमारे हाथ में कुछ भी होता, मेरे पापा बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद है, महाभारत रामायण उनकी जुबान पर रटी पड़ी है। पढ़े नहीं है मेरे पापा, लेकिन फिर भी महाभारत रामायण सब कुछ आती है उनको। कहीं से कोई भी आप प्रसंग पूछ लीजिए वो आपको बता देंगे। वो कहते हैं कि बेटा हमारे हाथ में है तो फिर हम हमेशा एक अमीर घर में ही जन्म लेंगे। एक कौन नहीं चाहता कि मेरी देह सुंदर हो, कौन नहीं चाहता कि मैं रूप रंग में सुंदर हूं। फिर हमारे हाथ में है, मनुष्य इतना बड़ा ज्ञानी है, मनुष्य के हाथ में इतना सब कुछ है। तो बेटा आप पढ़ते हो तो साइंटिस्टों से कहो जाकर
कि भाई ऐसा कुछ लॉजिक निकालें कि हर इंसान अमीर घर में और सुंदर रूप रंग का पैदा हो, कोई भी दुख तकलीफ ना हो उसके शरीर में। कोई चाहता है अपनी देह में दुख या तकलीफ? मैंने कहा पापा बात तो आपने एकदम पॉइंट की कही है, बात आप सोच कर देखिए गहराई से। कौन चाहेगा? मैं भी नहीं चाहूंगी। आज एक मैं मिडिल क्लास में रहने वाली हूँ महिला, और मैं हाउसवाइफ हूँ और घर से ही मैं काम करती हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा ऐसा कठिन है कि मुझे पूरे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है, सच्चाई ढूंढनी पड़ती है। लेकिन मैं भी चाहती कि भैया मुझे तो मुकेश अंबानी के घर में पैदा कर दो। मेरा क्या मतलब है यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊं या ऐसी वैसी चीजें करूं? मेरा कर्म है, ये कर्म मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसा किया है, जैसे बीज बोए हैं पेड़ तो वैसा ही होगा। मेरे पापा अनाज जब बोया करते थे तो कहते थे कि बेटा इस फसल को जितना अच्छे से मैं बोऊंगा ना, आगे ये उतनी ही रंगत अच्छी लाएगी। मैं एक बहुत बड़े किसान की बेटी हूँ। मैंने कहा पापा आप ये भी बात सही कह रहे हैं। हमने हर पग पर अपने पिता से कुछ न कुछ सीखा है। हमने हर एक अक्षर में अपने पिता से कुछ न कुछ सीख प्राप्त की है। भाइयों से, बड़े भाइयों से, बड़ी बहन से, पिता से, माँ से घर में सीखा है कि कैसे एक आलू की सब्जी में पूरे परिवार को झिकाया जा सकता है। ये होती है। आज क्या है, घर में एक आलू, अरे घर में सब्जी नहीं है, हमसे नहीं बन रही, लेकर आओ बाजार से तभी बनाएंगे। और वो भी गृहिणी थी। हमारी माँ ने कहा कि बेटा हम ऐसे थे, कोई परेशानी आती थी, घर में तकलीफ दुख होता था तो हम एक आलू में पूरे परिवार को झिका दिया करते थे। मैंने कहा ऐसे कैसे कर देते थे माँ आप? कहती है कि बेटी हम किसान की बेटी हैं, हम पेट भरना जानते हैं। मैंने कहा माँ सल्यूट है आपको। माँ से सीखा, पड़ोसियों से सीखा, बड़ों से सीखा, बच्चों से भी सीख रही हूँ और शायद बुढ़ापे तक सीखती ही रहूंगी। आप लोगों से सीखा, आपके कमेंट बॉक्स से सीखा, रियल बता रही हूँ मैंने। मेरे पापा ने खेतों में किसानी करते वक्त ही हमें बहुत कुछ सिखा दिया था। पता है हम जब छोटे थे तो हम टीवी, एक ब्लैक एंड छोटा सा रंगीन टीवी था, सबसे पहले आया था, उस पर मोगली देखा करते थे। मैंने मोगली बहुत देखी है बचपन में। उसके बाद एक ही एपिसोड आया करता था मोगली का, या शक्तिमान आया करती थी, राजा रेंचो आया करती थी। कितने सुहाने पल थे ना वो। मम्मी चूल्हे पर खाना बनाया करती थी और बैठकर देखा करते थे, कसम से मजा आ जाया करता था। उसके बाद जब लाइट चली जाया करती थी तो काउंटिंग भैया 1 से 100 तक करो, 100 तक गिनती बोलो और देखना 100 कहते ही बिजली आ जाएगी। भाई मैं कई बार बोला करती थी और कभी कभी तो ऐसा तुक्का लगता था कि जैसे ही 100 बोला ऐसे ही लाइट आ जाया करती थी। जब वो लाइट का माहौल नहीं हुआ करता था ना, तो हम लैंप जलाकर अपने पापा से महाभारत, गीता, यहाँ पर भोलेनाथ की जितनी भी कथाएं हैं और रामायण है, सभी के बारे में, नल जो राजा हुए, मोतनी उनकी जो पत्नी होती है उनकी कहानी, ढोला मारू की कहानी, सब कहानियां पापा को मुँहजुबानी याद है। मेरे पापा बहुत ज्यादा जानते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और पता है आपको एक और खूबी बताऊं अपने पापा की? मेरे पापा इतने बड़े किसान हैं, जब मंडी में अनाज बेचने के लिए जाया करते थे तो अनाज का हिसाब उंगलियों पर लगा देते हैं। आज भी वो इतने ही सक्षम हैं। मैं कहती थी कि पापा आप पढ़े नहीं हैं, पढ़ते ना तो आप बहुत आगे जाते। पापा कहते हैं कि बेटा उस समय पढ़ाई को नहीं, माँ बाप की इज्जत और घर के काम, खेती बाड़ी, इसको महत्व दिया जाता था जब हम थे। उस समय कोई पढ़े ना पढ़े कोई ज्यादा जबरदस्ती वाली बात नहीं थी। उस समय लोगों में संस्कार थे, प्रेम था, रिश्ते थे, नाते थे। आज हम पढ़ाई करके ना हम में संस्कार हैं, ना प्रेम है, ना रिश्ते हैं, ना नाते हैं। एक चीज बहुत है भैया, एक चीज आज की जनरेशन में भर भर के है। फिर मैं कहूंगी तो आप कहोगे कि बोलती है। एक चीज है लव करना, ये तो सब जानते हैं। मर्यादा को खंडित करना, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई उस भारत की संस्कृति को नहीं जानता। यहाँ पर इतना ही है इस कहानी के बारे में। कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब मेरे प्यारे परिवार के नाम लेने की बारी है और चलिए मेरे परिवार, आपके लिए पहला नाम विनोद पाटिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी,
बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, हमेशा बड़े भाई होने का ओहदा निभाते हैं। प्रणाम भाई, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप बड़े हो। यहाँ पर राजकुमार निर्मलकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। गीता उपाध्याय मेरी बहुत प्यारी बहन है। सीमा बहन लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर सीता भारद्वाज हमारी नई दोस्त, हमारी नई बहन, और इन्होंने कहा कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो प्यारी बहना मैंने आपका नाम लिया है। सीता भारद्वाज, कैसी हो आप? रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। वीना पांडे बहुत अच्छी बहन है। बिटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप? बलवीर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत ही प्यारी माँ है। यहाँ पर सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सिंह, डीओ सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आईडी पर यही मिला है हमें, डीओ सिंह बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई आपका। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य बहुत अच्छे भाई हैं। रमन बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे यहाँ पर विदेश से देखती हैं, थैंक यू प्यारी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मधुपमन माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है, मथुरा से हैं। आप बताइए क्या आप इस गांव के बारे में जानती हैं? यहाँ पर ललिता माँ जो हरियाणा से हैं, मुझे देखती हैं, वो भी बहुत प्यारी माँ है मेरी। यहाँ पर बिमला दलाल माँ बहुत प्यारी माँ है। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सरयू बाला बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर और तारा देवी बहुत अच्छी बहन है। संगीता तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल बहुत अच्छी बहन है, मथुरा से देखती हैं, आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं हम। देवेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। कन्हैया लाल बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। प्रतिभा मारू मुझसे गुड़िया कहकर बुलाती हैं, थैंक यू प्यारी बहन, आप बहुत अच्छी हो। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ आपसे बात करने को पता है कितनी बेचैन रहती हूँ मैं। मेरी माँ की तबीयत कैसी है, क्या हाल चाल है, और आप अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं है। माँ आप खुश रहा कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए, बहुत चिंता होती है मुझे आपकी। यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत प्यारी माँ है। उषा रानी बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू भाई। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहन जवाब नहीं दे रही है, कहाँ पर हो आप? यहाँ पर मंजू एक और बहन है हमारी, वो बहुत अच्छे कमेंट करती है। सीता शर्मा आपकी शिकायत थी और मैंने कई बार आपकी शिकायत दूर की है, बहुत बहुत धन्यवाद सीता शर्मा बहन, कैसी हो आप प्यारी बहन। यहाँ पर पूरे परिवार के नाम तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो कमेंट करते हैं उनके नाम जरूर लिए जाते हैं। आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी आपको ये स्टोरी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। अगर आपको इस व्यक्ति से मिलना है जिनका नाम आचार्य है, तो आप लटाकुरी गांव में जा सकते हैं, जो भरतपुर की तरफ पड़ता है। यानी मथुरा से आते वक्त जो भरतपुर है, वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर ये गाँव है। 400 वोट इस गांव में है और केवल छोटा सा गांव है, और पिछला जन्म इसका मधुरा गांव में होता है। तो आप इनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, सच्ची घटना है, 100%। आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।